नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ में आपको वो सारे इंग्लिश बताने वाला हूँ जो एसएससी के एग्ज़ाम में आपको विशेष हेल्प करेंगे। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसलिए टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब प्रयोग होती है। क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट भी सिंगुलर प्लूरल दो प्रकार के हैं और वर्ब की भी फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड अदर्स। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और कैसे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कि जब किसी कार्य को करने वाला एक हो या किसी सेंटेंस में जब किसी एक के बारे में बात की जाती है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत हैं ही, शी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। और किसी भी एक प्राणी का नाम, जैसे कि मान लीजिए रामा, या किसी भी सिंगुलर नाम जैसे कि द बॉय, द गर्ल, ही, शी, इट, रामा, द बॉय, द गर्ल, ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और इन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिंगुलर की ही वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है? सिंगुलर वर्ब्स, क्योंकि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसी के साथ सिंगुलर की ही आएगी, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल की आती है। यही हम पढ़ेंगे इस टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए अब देखते हैं हम कि जो हमारे सिंगुलर वर्ब्स हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, जैसे इज है, इज को हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। और एक हैज़ है, वाज है, इसके अलावा डज है, या कोई सी भी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसमें अगर हम ऐसे यस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। देखिए, जैसे अगर हम राइट, लिखना, इसमें एस लगाएंगे तो ये सिंगुलर वर्ब हो गई। यदि जैसे मान लीजिए आप टीच, इसमें एस लगाएंगे, ये सिंगुलर वर्ब हो गई। और अगर जैसे आप मान लीजिए ट्राई, और ट्राई में हम आई ई एस लगाएंगे तो वो भी सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो इसलिए देखिए, वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस जब लास्ट में लगता है तो वो भी वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। एक बात और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो आई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, ये सिंगुलर, वास्तव में तो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों की वर्ब आती है। एग्जाम्पल मैं आपसे अभी आगे बताऊंगा। आइए अब देखते हैं हम
प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे प्लूरल हैं। बहुवचन कर्ता कौन कौन से सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे कि वी, हम, सिंगुलर नहीं होता, हमेशा प्लूरल होता है वी। यू के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो यू को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो हमेशा प्लूरल की आती है। और इसके अलावा दे के अतिरिक्त यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, जैसे रामू एंड श्यामू, रामू एंड श्यामू, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक रामू और एक श्यामू ये दोनों सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ गए हैं। इसके अलावा अगर हम इस तरह से, जैसे कि दी बॉयज, ये प्लूरल हुआ, दी कैट्स, डॉग्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। और इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमें प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी प्लूरल वर्ब होती हैं। प्लूरल वर्ब्स, प्लूरल वर्ब्स के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें आते हैं हमारे आर प्लूरल है, वर, हैव, डू, या किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो दैट इज प्लूरल वर्ब, नॉट सिंगुलर। एग्जाम्पल, राइट, प्ले और डू, ये सब क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो देखिए इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही एग्री होगी उसके साथ। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी उसी के साथ प्लूरल की एग्री होगी। तो आइए, अगर आप नोटबुक लेकर बैठे हुए हैं तो इनको नोट कर सकते हैं। बस अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम नोट करते हैं तो वो हम कभी भी कहीं भी जब भी हम भूल जाते हैं या हमारे दिमाग से बात मिस हो जाती है तो हम उसको देख सकते हैं। इसलिए इनको लिखना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप इस तरह से नोट्स बना लें तो। अब ये भी देखिए, बात समझ में आ रही है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट्स आप ये जानते ही हैं, जो एक वचन करता होते हैं उन्हीं को सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब जब हमारे वाक्य में किसी एक के बारे में बात होती है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब हमारे वाक्य में किसी बहुत सारों के बारे में बात होती है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब्स भी इनके साथ, इनके अकॉर्डिंग आती है। ठीक है। अब कैसे कैसे क्या क्या वो रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जनरल तो ये है, लेकिन इसके अलावा कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर वन क्या है, देखिए कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन, दो सिंगुलर नाउन्स या दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हों तो वो प्लूरल बन जाते हैं। इसको कैसे हम कहेंगे, देखिए कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से, तो वर्ब जो आती है वो प्लूरल की आती है।
क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, दो हैं और वे एंड से जुड़ गए तो वो प्लूरल हो गई। सिंपल सी बात है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ बताता हूँ, हरी एंड कुणाल। यहाँ पर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो हरी है और एक कुणाल है। अब यहाँ पर दो सिंगुलर सब्जेक्ट ये हुए और ये किससे जुड़ गए, एंड से जुड़ गए। तो अब जो वर्ब हमें लानी है वो प्लूरल की लानी है, जैसे कि हरी एंड कुणाल आर वेटिंग फॉर यू। यहाँ जो वर्ब आई है वो कौन सी वर्ब आई, प्लूरल की। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वहां पर वर्ब सिंगुलर की नहीं लानी, प्लूरल की लानी है। नेक्स्ट रूल, देखिए कुछ वर्ब्स हैं। यदि हमारे सेंटेंस के शुरू में ईच, आइदर, नाइदर, और नॉर, देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट रूल बताते हैं कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स रूल नंबर 2 कि जब दो सब्जेक्ट्स आइदर और या नाइदर नॉर और नॉर से जुड़े हों। ध्यान रखना कि यदि दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर और या नॉर से जुड़ते हैं तो जो बाद वाला सब्जेक्ट है चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो जैसा ही बाद वाला सब्जेक्ट है बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि आइदर यू और हरी, कि या तो तुमने या हरी ने, हैज स्टॉलन माई पेन। आइदर यू और हरी हैज स्टॉलन माई पेन। इसमें देखिए क्या ध्यान रखना हमें कि दो सब्जेक्ट हैं जो आपको दिख रहे हैं, एक सब्जेक्ट है यू और एक सब्जेक्ट है हरी, और ये दोनों किससे जुड़े हैं, आइदर और से। तो रूल क्या है कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हों तो जो बाद वाला सब्जेक्ट है, बाद वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है, हरी, इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हरी इज सिंगुलर सो हैज इज करेक्ट। ओके, चाहे इनमें नॉर हो, आइदर हो, नाइदर नॉर, कोई भी हो। नेक्स्ट, आइदर, नाइदर, मैनी, ए, ईच या एवरी अगर हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो। देखिए वाक्य के शुरू में आइदर, नाइदर, मैनी, ईच या एवरी अगर होता है, इन वर्ड से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमें वर्ब हमेशा सिंगुलर की यूज़ करनी है और नाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर का आएगा।
देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की was absent yesterday। हेलो, ध्यान से सुनिए। ईच बॉय एंड ईच गर्ल was absent yesterday, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की कल अनुपस्थित थे। तो देखिए, जबकि यहाँ प्लूरल की तरफ इशारा है, लेकिन यहाँ वाक्य के स्टार्टिंग में नाउन से पहले, सब्जेक्ट से पहले ईच आने से जो वर्ब है वो भी सिंगुलर की प्रयोग हुई है। ठीक है, तो इसलिए हमें जब भी हमारे वाक्य के स्टार्टिंग में आइदर हो, नाइदर हो, मैनी ये हो, ईच हो या एवरी हो, तो वहाँ पर हमेशा सिंगुलर की वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि मैनी ए सोल्जर्स, मैनी ए सोल्जर्स, many a soldier was killed in the battle। many a soldier was killed in the battle, कि युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि many के साथ जब ए आ गया तो फिर यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब का ही हम यूज करेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आइदर, नाइदर, मैनी, ईच या एवरी जब भी हमारा वाक्य की स्टार्टिंग में हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर की प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। इन्हें राइट डाउन कर रहे हैं ना, वो देखिए, आप अपनी सुविधा के अनुसार देखिए कि आपको राइट करना ठीक है लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आप बातों को वैसे ही याद रख सकते हैं तो नहीं, लेकिन हाँ, एक बार रिवाइज करने के लिए आपको ये बातें जरूर याद रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट, कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं? एंड से, किंतु पहले नाउन से पहले नाउन से पहले किसी आर्टिकल, आर्टिकल जानते हैं आप, ए, एन या दी, या पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन का अगर हम प्रयोग करते हैं जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से तो जुड़े हों, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था रूल नंबर फर्स्ट के, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होंगे, ऐसे ही यहाँ दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स या दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े होंगे, लेकिन शर्त क्या है इसमें कि एंड से तो भी जुड़े होंगे, लेकिन पहले नाउन से पहले, यहाँ देख रहे हैं ना आप, जैसे हरी एंड कुणाल, इसमें क्या होना चाहिए कि पहले नाउन से पहले, जैसे हरी है पहला नाउन, कोई आर्टिकल या पॉजिटिव प्रोनाउन, अधिकार जमाने वाले शब्द, सरनाम, जिसके मेरा, तुम्हारा, अपना, ये पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह कोई वर्ड आता है तो वह एक ही व्यक्ति या एक ही व्यक्ति या वस्तु को सूचित करता है, या वस्तु की तरफ इशारा करता है। इसीलिए हम इसके साथ जो वर्ब लाएंगे वो हमेशा
वर्ब जो आएगी वो भी कैसे आएगी, वर्ब भी वो सिंगुलर की ही आएगी। ठीक है, देखिए अभी आपकी समझ में शायद बात ना आई हो, एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ आपको। इसको राइट डाउन अगर करना है तो करिए, नहीं तो नेक्स्ट रूल सुनिए आप। देखिए इसमें बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। आगे चलिए, रूल नंबर 4 हमारा ये कहता है, देखिए हर रूल को रटने की जरूरत नहीं होती, रूल रटे नहीं जाते, रूल्स को समझना जरूरी है। ये रूल नंबर 4 मैंने लिखा, इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या इस रूल का मतलब है, ये रूल कैसे फॉलो होता है, इस बात को आप समझिए कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर नाउन होने चाहिए और एंड से भी जुड़ने चाहिए। देखिए जैसे प्रिंसिपल एंड मैनेजर, ये सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन, और दोनों ये नाउन किससे जुड़े हैं, एंड से। तो रूल नंबर 4 को फॉलो करिए कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं किंतु पहले नाउन से पहले किसी आर्टिकल का या पॉसेसिव प्रोनाउन का आना जरूरी है। तो आर्टिकल मतलब ए एन या दी, तो अगर हम इस प्रिंसिपल से पहले दी का प्रयोग कर दें कि दी प्रिंसिपल एंड मैनेजर, तो क्या होता है कि वह एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसे लिखते हैं कि द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, तो ये एक ही व्यक्ति हुआ। आप समझिए, जो प्रिंसिपल है वही मैनेजर है, मतलब जो मैनेजर है वही प्रिंसिपल है। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि जो पहला नाउन है उससे पहले केवल आर्टिकल है, इसीलिए यहां पर जो वर्ब हम लाएंगे वो भी सिंगुलर के लाएंगे। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज इन द ऑफिस, कि प्रिंसिपल और मैनेजर ऑफिस में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल है वही मैनेजर है और वो एक ही व्यक्ति है, और जो कहाँ है, ऑफिस में है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन रूल नंबर 5 क्या है, ध्यान दें कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हैं, जैसा अभी रूल नंबर 4 में था, किंतु इसमें तो क्या था कि केवल पहले नाउन से पहले ही कोई आर्टिकल या पॉसेसिव प्रोनाउन आना चाहिए। इसमें क्या है कि दोनों नाउन से पहले ही अगर कोई आर्टिकल या पॉसेसिव प्रोनाउन है तो वो फिर एक व्यक्ति नहीं है, वो बहुत सारे व्यक्ति हुए। देखिए जैसे कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हों किंतु दोनों नाउन से पहले कोई आर्टिकल समझते हैं ना, ए एन या दी, ये आर्टिकल होते हैं, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे। या पॉसेसिव प्रोनाउन आता है, पॉसेसिव प्रोनाउन अगर कोई आता है, माई, योर, आवर, तो समझ लीजिए अब वे दो व्यक्ति हैं, तो वर्ब भी क्या आएगी, दो हुए तो प्लूरल हुआ, तो इसलिए वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। ठीक है, इसको आप नोट करिए। इसको ही अगर मैं एग्जाम्पल जो मैंने आपको ये दिया था, इसी एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं इसको आपको बताना चाहूँ कि दी प्रिंसिपल एंड दी मैनेजर, यहां पर समझिए मैनेजर से पहले दी है और प्रिंसिपल से पहले दी है,
इसका मतलब यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्ति हुए, ठीक है। एक प्रिंसिपल हुआ और एक मैनेजर हुआ। तो अब जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल की ही आनी है। तो अब हम इसमें इज नहीं कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे, आर इन द ऑफिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल और मैनेजर अब ऑफिस में हैं, मतलब दो अलग अलग व्यक्ति हैं, प्रिंसिपल अलग और मैनेजर अलग। इसका पता हमें कैसे चला कि दोनों नाउन से पहले यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग है, ठीक है। अगर एक ही नाउन से पहले आर्टिकल था तो वो केवल सिंगुलर व्यक्ति था, सिंगुलर की वर्ब के साथ प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर दोनों नाउन से पहले आर्टिकल है या फिर पॉसेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है, वो कैसे हो सकता है देखिए मैं बताता हूँ आपको। वो समय जब मैं इसको क्लीन करता हूँ आप इसको नोट कर लिया करें, ठीक है। देखिए अगर हम कहते हैं कि माई फादर एंड हिज अंकल, माई फादर एंड हिज अंकल, यहाँ पर दो नाउन हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पहले नाउन से पहले भी हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है और दूसरे नाउन से पहले भी हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो माय फादर एंड हिज अंकल, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। अब जब दो अलग अलग व्यक्ति हुए तो वर्ब भी प्लूरल की आ रही है, हैव डन इट, कि मेरे पिताजी और उसके चाचा ने ये किया है। तो यहाँ पर दोनों नाउन से पहले अगर पॉसेसिव प्रोनाउन है तब भी वो अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि केवल एक नाउन से पहले पॉसेसिव प्रोनाउन हो, जैसे माई फादर एंड गार्जियन, माई फादर एंड गार्जियन, देखिए यहाँ पर दो नाउन है, एक फादर और एक गार्जियन, पिताजी और अभिभावक। तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे आप कि जो पिताजी हैं वही अभिभावक है, मतलब जो गार्जियन है वही फादर है, जो फादर है वही गार्जियन है। इसका पता हमें चलेगा कि यहाँ पहले नाउन से पहले आर्टिकल, सॉरी, पहले नाउन से पहले क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, और दूसरे नाउन से पहले ना तो कोई आर्टिकल है और ना ही पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर की तरफ इशारा करता है। जो फादर है वही गार्जियन है, जो गार्जियन है वही फादर है, तो इसीलिए जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, सिंगुलर की आएगी। तो माय फादर एंड गार्जियन इज सिटिंग, बैठे हुए हैं, इन द रूम, कमरे में। आगे कुछ भी सेंटेंस हो सकता है लेकिन आपको वर्ब का ध्यान रखना है, तो ठीक है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर की वर्ब, लेकिन इस तरह से आप ध्यान देंगे कि रूल्स को, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, उनसे पहले कोई आर्टिकल है या पॉसेसिव प्रोनाउन है, केवल पहले नाउन से पहले तो वो सिंगुलर है, और दोनों से पहले कोई आर्टिकल है या कोई पॉसेसिव प्रोनाउन है तो समझ लीजिए वे दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट रूल। राइट डाउन कर रहे हैं ना, वो आप देखिए। रूल नंबर नेक्स्ट 6, रूल नंबर 6, यदि दो सब्जेक्ट्स या नाउन्स यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एज वेल एज से,
क्या इसका यूज़ आप जानते हैं? नहीं जानते, डोंट वरी, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। पहले सब्जेक्ट मतलब जो पहले सबसे शुरू में लिखा हुआ सब्जेक्ट है या नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि समझना। अब देखिए मैंने रूल नंबर 6 लिखा, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या आप समझे? अगर आप नहीं समझे तो वो गलत है। अब देखिए इसमें कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों, एज वेल एज मीन्स भी और भी, जैसे मैं भी एक डॉक्टर हूं और आप भी, तो इस तरह के सेंटेंस में एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। तो जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इस एज वेल एज के प्रयोग को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो शायद इसको नहीं समझे वो भी समझ जाए। ठीक है, तो आइए हम इसको एज वेल एज को डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा सा। एज वेल एज को हम डिटेल में पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है भी और भी। क्या मीन्स होता है इसका? भी और भी। देखिए ठीक है, राइट डाउन कर लिया आपने? यहाँ नहीं किया है तो गलत बात है, आपको याद रखना चाहिए ये रूल्स। आपको इरर में कहीं भी एग्जाम में घुमा फिरा कर वो दे सकता है, लेकिन आपको अगर ये रूल्स पता है तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप आगे देखिए, यहाँ आप डाल दीजिए यूज ऑफ एज वेल एज। यहाँ मैं आपको इसका यूज बताता हूँ अभी। ठीक है, यूज ऑफ एज वेल एज, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं वो देखिए। देखिए इसका हिंदी मीनिंग होता है भी और भी। जब भी हम कोई बात ऐसी कहते हैं कि भी और भी का उसमें सेंस हो तो वहाँ पर एज वेल एज का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए मैं भी एक छात्र हूँ और वह भी। यहां हमने सेंटेंस कहा तो इसमें क्या भी और भी ये एज वेल एज है। या फिर हम कहें कि वह चाय भी पीता है और कॉफी भी। तो यहां पर देखिए ये इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनमें एज वेल एज का प्रयोग होता है। और कैसे होता है, इन वाक्यों में विशेष बात क्या है, आप देख रहे हैं दो सब्जेक्ट हैं। देखिए आप, मैं भी एक छात्र हूं और वह भी, इसका मतलब दो सब्जेक्ट है। कौन है छात्र? मैं और वह। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, एक तो वह और एक मैं। दूसरा क्या है, वह चाय भी पीता है और कॉफी भी। क्या इसमें दो सब्जेक्ट है? इसमें दो सब्जेक्ट नहीं है। कौन पीता है चाय? वह। केवल एक ही सब्जेक्ट है दूसरे वाक्य में, वो उस सब्जेक्ट में वह की क्वालिटी है दो, कि वो चाय भी और कॉफी भी पी जाता है। ऊपर के सेंटेंस में आप ध्यान दें, यहाँ पर क्वालिटी एक है लेकिन सब्जेक्ट दो है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एज वेल एज से रिलेटेड सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिनमें दो सब्जेक्ट हो, जैसा सेंटेंस नंबर 1, और एक वो जो सब्जेक्ट तो एक हो लेकिन उसकी क्वालिटी दो हो, जैसा सेंटेंस नंबर 2।
तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी दो सब्जेक्ट होते हैं तो दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में एज वेल एज का प्रयोग करना चाहिए, और सब्जेक्ट एक है, क्वालिटीज़ अगर दो हैं तो हमें दोनों क्वालिटीज़ के बीच में एज वेल एज का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, यदि हम इसको बनाते हैं कि मैं भी एक छात्र हूँ और वह भी, सिंपल प्रेजेंट मतलब इजारे वाला वाक्य है, तो मैं भी एक छात्र हूँ, पहला सब्जेक्ट क्या है, आई। सावधान, क्योंकि पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद दूसरा सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट के बीच में हमें किसका प्रयोग करना है, एज वेल एज का। तो इसीलिए पहला सब्जेक्ट प्लस एज वेल एज, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या है, ही। तो देखिए पहला सब्जेक्ट आई और दूसरा सब्जेक्ट ही, लेकिन दोनों सब्जेक्ट के बीच में हमें क्या लिखना है, एज वेल एज। तो रूल ये है कि जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े हों तो जो वर्ब आएगी, बताओ किसके अनुसार आएगी, पहले सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग यहां कौन सी वर्ब आनी चाहिए, एम। ठीक है, क्या बचा, एक छात्र, ए स्टूडेंट। तो देखिए यहां इस बात को समझिए आप कि आई एज वेल एज ही एम ए स्टूडेंट। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ देखिए ही एम, कैसा बेढंगा सा लग रहा है कि ही के साथ एम, लेकिन यहाँ ही के साथ एम नहीं है, क्योंकि एज वेल एज जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। ओके, नेक्स्ट, यदि सब्जेक्ट एक हो तो क्वालिटी दोनों हैं, उन क्वालिटीज के बीच में एज वेल एज आना है। सब्जेक्ट में जो वर्ब आनी है वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी है। जैसे पहला सेंटेंस, इसको देखिए आप, वह चाय भी पीता है और कॉफी भी, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो उसी को फॉलो करते हुए बनाएंगे, वह चाय भी पीता है, ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब ड्रिंक या टेक्स। वैसे ड्रिंक जो है ये मॉडर्न में नहीं चलता, इसकी जगह हम टेक का प्रयोग करते हैं। तो ही ड्रिंक्स, वो पीता है। पहली क्वालिटी क्या, चाय, और दूसरी क्वालिटी लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, एज वेल एज, और दूसरी क्वालिटी क्या है, कॉफी। तो ही ड्रिंक्स टी एज वेल एज कॉफी। तो जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों, मेन इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है, तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और दो क्वालिटीज अगर जुड़ रही हैं तो वो तो ऑब्जेक्ट का पार्ट है, वो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको एज वेल एज इस तरह से यूज करना आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल चलते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट क्या है कि यदि कोई नाउन या प्रोनाउन, नेक्स्ट रूल, यदि कोई नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, किसी प्रीपोजिशन से, तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि इसमें हम बता रहे थे, तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी आपकी। एग्जाम्पल देखिए, यदि हम कहें कि दी प्यूपिल्स विद दियर गुरु, कि जो शिष्य हैं वो अपने गुरु के साथ have gone to worship. The pupils with their guru have gone to worship. समझिए आप ये रूल क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर दो नाउन्स हैं, एक तो प्यूपिल्स और एक गुरु, और ये किससे जुड़े हुए हैं, प्रीपोजिशन से, मतलब शिष्य
विद दियर गुरु, अपने गुरु के साथ। जो चेले हैं, जो शिष्य हैं, वे अपने गुरु के साथ हैव गॉन टू वर्शिप, पूजा करने के लिए चले गए हैं। तो देखिए यहाँ पर रूल क्या है कि यदि कोई नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, जैसे कि ये है, तो जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पहला सब्जेक्ट क्या है, प्यूपिल्स, सिंगुलर नहीं प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी क्या आई, प्लूरल की। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वर्ब किसकी आती, सिंगुलर की। देखिए जैसे अगर हम कहें कि द टीचर विद देयर स्टूडेंट्स, सॉरी द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स, क्या मीन्स हुआ, टीचर अपने विद्यार्थियों के साथ, द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स हैज गॉन ऑन ए टूर। इसका मीन्स ये हुआ कि जो अध्यापक है वो किसके साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ पर भी देखिए दो नाउन है और प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं। पहला जो नाउन है वो सिंगुलर है, टीचर्स नहीं है, टीचर है, इसीलिए जो वर्ब आएगी वो भी हमारी कहीं की आएगी, सिंगुलर की आएगी। ठीक है, तो इसको आप राइट डाउन करिए जल्दी से। और अब हम नेक्स्ट रूल बताते हैं आपको। हो गया, अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि यदि, नेक्स्ट रूल है हमारा कि यदि दो एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स समझते हैं आप, विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द, खासियत बताने वाला शब्द, ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही इज ए टॉल मैन, वो एक लंबा आदमी है, तो इसमें नाउन क्या हुआ, मैन, यही विशेषता क्या बताई, टॉल। या जैसे द काउ इज ब्लैक, काउ की विशेषता क्या बताई, ब्लैक। तो ये विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स। और जब दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तथा केवल पहले एडजेक्टिव से पहले, क्योंकि दो एडजेक्टिव होंगे और एंड से जुड़े हुए होंगे, और पहले एडजेक्टिव से पहले यदि या तो कोई आर्टिकल हो या कोई पॉसेसिव प्रोनाउन हो, तो जो वर्ब आएगी वो किसकी आएगी, सिंगुलर की आएगी। वर्ब किसकी आएगी, सिंगुलर की आएगी। देखिए जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप। यदि मैं कहता हूं कि ए ब्लैक एंड वाइट cow is grazing in the field, ये क्या है कि ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप समझिए कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, यहाँ एंड ये है और दो एडजेक्टिव क्या है, एक ब्लैक और एक व्हाइट, क्योंकि ये किसी न किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। तो जब दो एडजेक्टिव यहाँ पर एंड से जुड़े हैं और पहले एडजेक्टिव से पहले क्या है, आर्टिकल, क्या आर्टिकल, ए, व्हाइट से पहले नहीं है, केवल ब्लैक से पहले है। तो यहाँ पर जब पहले ही एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल हो तो समझ लीजिए वो केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु या प्राणी की तरफ इशारा करता है। तो इसीलिए वर्ब भी किसकी आएगी यहाँ पर, सिंगुलर की। इसका मतलब ये हुआ कि एक ब्लैक एंड व्हाइट काऊ है,
जो फील्ड में चल रही है। लेकिन यदि ऐसा हो कि जब दो एडजेक्टिव्स एंड से तो जुड़े हों, जैसा ऊपर जुड़े हैं, परंतु दोनों एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल या पॉजिटिव प्रोनाउन हो, दोनों एडजेक्टिव्स से पहले कोई आर्टिकल ए एन या दी या पॉजिटिव प्रोनाउन अगर हो, माई, योर, आवर, तो वे दो अलग अलग नेचर हो जाते हैं। और जो वर्ब आएगी ऐसी हालत में, वो प्लूरल की होगी। ठीक है, वो कैसी वर्ब होगी? वो प्लूरल की होगी, प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब कब थी? कि जब पहले आर्टिकल से पहले ही, केवल पहले नाउन से पहले ही या पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल था। प्लूरल वर्ब कब होगी? कि जब दोनों ही एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल या पॉजिटिव प्रोनाउन हो। जैसे कि यदि हम कहें कि ए ब्लैक एंड ए वाइट, हेलो समझिए, यहां पर वाइट से पहले आर्टिकल, ब्लैक से पहले आर्टिकल। इसका मतलब अब ये किसी एक व्यक्ति या वस्तु या प्राणी को नहीं बता रहे, अब ये अलग अलग को बता रहे हैं कि एक तो ब्लैक है और एक वाइट है। वो क्या है? काउ। तो अब वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी? प्लूरल की आएगी, आर। ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो समझे ना आप? कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और केवल पहले एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल हो या पॉजिटिव प्रोनाउन हो, तो वो एक ही व्यक्ति वस्तु है। वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर की। लेकिन जब दोनों एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल या कोई पॉजिटिव प्रोनाउन हो, जैसे कि यहाँ पर है ए ब्लैक एंड ए वाइट, तो फिर वर्ब कैसी होनी है? प्लूरल वर्ब होनी है। क्योंकि वे दो गायों की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक तो ब्लैक है एक गाय, और एक गाय कैसी है? वाइट है। यहाँ पर केवल एक की तरफ इशारा था कि ब्लैक एंड वाइट काउ। ठीक है, नेक्स्ट रूल, इसको राइट डाउन करिए। नेक्स्ट रूल क्या है? देखिए, डू यू नो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस? मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये इसी तरह के ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें दुआ, बद्दुआ, इच्छा ये पाई जाती है। तो असल में क्या होता है? देखिए, जैसे गॉड सेव आवर कंट्री, और ये इसका निशान है। यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगर आप ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं जानते तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगा थोड़ा सा आपको, क्योंकि वास्तव में ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो मे प्लस फर्स्ट फॉर्म इस तरह से बनते हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में क्या है कि मे को हम रिमूव कर देते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ इसका मतलब है कि मे गॉड सेव अवर कंट्री, भगवान हमारे देश की रक्षा करे। लेकिन यहाँ पर मे हमने रिमूव कर दिया है। तो ऐसे सेंस में क्या आता है? देखिए कि गॉड के साथ प्लूरल वर्ब सेम। तो आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर मे लुप्त है। और इसकी पहचान कैसे होगी? लास्ट में आपको ये मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। नोट कर लीजिए आप कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। देखिए, अगर हम कहें
कि मे ही प्रॉस्पर इन लाइफ, मे ही प्रॉस्पर इन लाइफ, वो जीवन में फले फूले। अब आजकल मॉडर्न में हम क्या करने लगे हैं, इस मे को रिमूव करने लगे हैं। तो बस ये सेंटेंस कैसे बनेगा कि ही प्रॉस्पर इन लाइफ, यहां पर ही के साथ कौन सी वर्ब, ये प्लूरल की वर्ब आ जाएगी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। देखिए, यूज ऑफ नीड नॉट एंड डेयर नॉट। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान से सुनिए। नीड नॉट एंड डेयर नॉट, इसका मतलब होता है कि जरूरत ना होना, हिम्मत ना होना, आवश्यकता ना होना, साहस ना होना। और ये अपने आप में क्योंकि नेगेटिव सेंस में है, तो जब इस सेंस में किसी सेंटेंस में हम डेयर नॉट या नीड नॉट का प्रयोग करते हैं तो ये अपनी स्वतंत्र अवस्था में रहती है। मतलब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसी फॉर्म में रहती हैं, अपने प्लूरल फॉर्म में ही। देखिए, अगर हम कहते हैं एग्जाम पे, ही नीड नॉट गो देयर, मतलब उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ही नीड नॉट गो देयर। अगर हम इसमें नीड में एस लगा देते हैं, नीड्स नॉट गो देयर, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम नीड में एस लगाते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि नीड नॉट और डेयर नॉट का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में सेम होता है। और उसके बाद इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं डेयर नॉट को, जैसे शी डेयर नॉट कम हियर, उसमें यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। तो नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग हम इसी रूप में करते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और एक बात और आपको विशेष ध्यान देनी है कि यदि इस रूप में हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता, टू का प्रयोग नहीं होता। मतलब ही नीड नॉट टू गो देयर हो सकता है उसमें रॉन्ग सेंटेंस में, तो ध्यान देना है कि नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग अगर इस रूप में हुआ है तो इसके साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं होता। इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कहाँ होता है, जब ये अपने स्वतंत्र रूप में होते हैं। स्वतंत्र रूप कैसा, देखिए, जैसे यदि हम कहें कि ही डज नॉट नीड टू गो देयर, यहाँ ये जो नीड है ये अपने स्वतंत्र रूप में प्रयोग हुई है, नीड नॉट या डेयर नॉट की तरह प्रयोग इसका नहीं हुआ है। तो जब ये इस तरह से प्रयोग होती है तब हम इस इन्फिनेटिव का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से कहेंगे ही नीड नॉट गो देयर, तो ना तो हम नीड में एस लगाएंगे जैसे कि यहाँ पर डज में लगा है, और ना ही हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान देंगे। ऐसे ही अगर हम कहें कि सी डज नॉट डेयर, यहाँ पर इसका फ्रीली यूज हुआ है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है केवल, तो इस हालत में हम टू का प्रयोग जरूरत के मुताबिक, आवश्यकता के अनुसार कर देते हैं। तो देखिए,
या तो इस तरह से या इस तरह से। यहाँ आप इनके अंतर को समझिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर इनका फ्रीली यूज़ हुआ है तो हमें इन्फिनेटिव के साथ वर्ब लगानी है, और अगर इनका प्रयोग केवल नीड नॉट और डेयर नॉट की तरह हुआ है तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नीड नॉट और डेयर नॉट के ही तरह ही आते हैं, और इनमें टू का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान दें। नेक्स्ट, राइट डाउन कर रहे हैं ना, ये समय आप राइट डाउन कर लिया करें, लिख लिया करें, एक नोटबुक बना लें ताकि आपको बातें याद रहें। अब देखिए नेक्स्ट है प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियाँ, वो मैं आपको बताऊंगा। यदि प्रोनाउंस आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये कौन कौन से प्रोनाउंस हैं यहाँ आप लिख लीजिए अगर आपको ध्यान नहीं है। प्रोनाउंस, क्योंकि आगे जो रिलेटेड हैं वो ये प्रोनाउंस से हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं इनको आप एक बार रिवाइज करना, बाकी कल मिलते हैं। एक प्रॉमिस है मेरा कि अगर आप रेगुलरली क्लास अटेंड करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल उस लेवल से सिखा दूंगा जहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है तो मैं इससे भी डीपली समझा सकता हूं, लेकिन वो मेरे ख्याल से आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए नहीं होगा बिकॉज यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्ज़ाम ऑफ SSC, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव फंडामेंटल नॉलेज। जो बच्चा SSC में जा रहा है, SSC क्वालिफाई करने वाला है, तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो फंडामेंटल नॉलेज उसको होगी। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ दैट्स ऑल। जय हिंद।